नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट देखो. द डायग्राम गिवन सोज ए करंट कैरिंग लूप, है ना, ये करंट कैरिंग लूप है इन ए सर्कुलर कॉइल पासिंग थ्रू द शीट ऑफ कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड है ना, ऊपर से सर्कुलर कॉइल है, दो पार्ट इसका इस तरह से कनेक्टेड है. ओके, पॉइंट एम एन एन. द शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज स्प्रिंकली यूनिफॉर्मली विथ आयरन फिलिंग, है ना, यहाँ पे आयरन पाउडर है एक तरह से. ओके, कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ एन एरो ऑन द सर्कुलर कॉइल टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालोगे? फ्लोइंग थ्रू इट. तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? बैटरी के टर्मिनल से. ओके, सेल का टर्मिनल देख लो. तो करंट ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव टर्मिनल पर करंट जाती है. ओके, तो इस फिगर में देखो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को फोकस करो. ये प्लस और माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस. तो करंट कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से. तो करंट इससे देखो ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, फिर कार्डबोर्ड के थ्रू ऐसे, फिर ऐसे. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट? तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम एम टू एन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम एम टू एन. एम से एन की ओर करंट की डायरेक्शन है. नाउ द सेकंड पार्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू द लूप. जब इस लूप में करंट जाएगा, ओके, सो इसकी पैटर्न कैसी होगी? तो जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? राइट हैंड थंब रूल. ओके, तो इस वाले पार्ट में देखो, एम वाले वायर में करंट ऊपर जा रही है, इसको ऐसे होल्ड करेंगे. थंब को किधर रखनी है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. इस वायर में देखो, इस वाले वायर में करंट ऊपर जा रही है, ये वायर मान लो एम, है ना. राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करनी है, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में. ये जो कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी, ये लूप बनता है इस तरह से. ओके, सर्कुलर लूप. तो यहां पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी इस तरह से. ओके, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा? इस तरह से. ओके, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा. तो यहां पे देखो इनवर्ड ऐसे. तो यहां पे एरो सिंबल कैसे बनेगा? एरो सिंबल अंदर की ओर, अंदर की ओर. ओके, यहां पे अंदर की ओर, और यहां पे अंदर जाएगी फिर बाहर निकलेगी. यहां पे डायरेक्शन कैसे लिखोगे? आउटवर्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, यहां पे फिर बाहर की ओर. तो कैसे बनेगा? ये कौन सा लूप है? इस तरह से. अगर ये करंट फिर यहां पे जाएगी, इस वाले पोर्शन में देखो, एन वाले पोर्शन पे, एन वाले पोर्शन पे करंट डाउनवर्ड है ना. तो इस वायर को ऐसे कंसीडर करो, करंट डाउनवर्ड जा रही है. अब राइट हैंड से क्या करनी है? इस पेन को होल्ड करनी है. थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ऐसे होल्ड करोगे. मैग्नेटिक फील्ड कर्व फिंगर से निकलेगा ऐसे, दिस वन, है ना. यहाँ पे देखो ऐसे, इसको ऐसे होल्ड करो, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर. एन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड अंदर की ओर, एन पॉइंट के राइट हैंड साइड बाहर की ओर. ओके, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? कंसेंट्रिक सर्कल. ओके, तो यहाँ भी ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन. ओके, इस तरह से पैटर्न बनेगा. डायरेक्शन देखो कैसे आ रहा था, यहाँ पे अंदर की ओर, यहाँ बाहर की, अंदर की ओर. यहाँ पे एरो सिंबल ऐसे. ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इस तरह से. हो गया, ये पैटर्न बनेगा यहाँ पे. ओके, तो ये मैग्नेटिक पैटर्न है यहाँ पे, लाइन इस तरह बनेगा. तो आयरन का जो है, आयरन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. सेंटर पे अगर देखोगे तो सेंटर पे डायरेक्शन देखो, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन कैसा है? यहाँ पे भी इनवर्ड और यहाँ पे भी इनवर्ड. ओके, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैक्सिमम होती है. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है. और पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल भी हम लोग बोल सकते हैं, लाइक दिस वन, इस तरह से. ओके, तो यही इसका पैटर्न है. क्लियर है? नाउ सी द सेकंड पार्ट.
द डायग्राम बिलो शो ए वाइड स्ट्रेच ओवर ए सोनोमीटर. ये सोनोमीटर बॉक्स गिवन है ना. वुडन बॉक्स होती है, यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे मास अटैच है. ओके, और ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड ट्यूनिंग फॉर्क बी. द स्टीम ऑफ टू ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग फॉर्क ए एंड बी आर टचेज टू द वुडन बॉक्स. इस ट्यूनिंग फॉर्क से वुडन बॉक्स को टच करते हैं इसको वाइब्रेट करने के बाद. ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट द पेपर राइडर क्या है, यहाँ पे एक पेपर राइडर है, ये व्हाइट कलर की. ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर फोल्डेड एट द सेंटर प्रेजेंट ऑन द वायर फ्लाइज ऑफ व्हेन द स्टीम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क बी. जब बी से वाइब्रेट करते हैं, जब बी से वाइब्रेट करते हो और बी से जब टच करते हो इसे, तो पेपर जो है ये फ्लाई करती है. पेपर क्या करती है, फ्लाई करती है. ओके, एंड टू द वुडन बॉक्स बट द पेपर जस्ट वाइब्रेट व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क ए. जब ए से टच करते हैं तो पेपर वाइब्रेट करती है. इस वाले केस में क्या हो रही है, ए से टच करने पे पेपर वाइब्रेट कर रही है. ओके, और जब बी ट्यूनिंग फॉर्क से टच करते हैं तो पेपर फ्लाई कर जाती है. ओके, तो क्वेश्चन है नेम द फिनोमेनन व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट. पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट. तो जस्ट वाइब्रेट करने का मतलब है जब ट्यूनिंग फॉर्क ए टच करती है. ओके, तो इस कंडीशन में ये कौन सा फिनोमेनन कहलाएगा, जस्ट वाइब्रेट करने का मतलब है क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन. सिंपल सा लॉजिक है. अगर पेपर वाइब्रेशन देखो, अगर इसे टच नहीं किए हो तो पेपर राइडर क्या है, रेस्ट में है. और जब ए से टच करो तो पेपर राइडर वाइब्रेट कर रही है. तो कोई चीज़ वाइब्रेट कैसे करती है, कहीं ना कहीं से फोर्स आ रहा होगा. विदाउट फोर्स तो कोई वाइब्रेट करेगी नहीं. तो जब ए से इसको टच करते हैं तो ये वाइब्रेट करती है, फ्लाई नहीं करती है. तो वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि इस पर फोर्स अप्लाई होती है ना. तो वाइब्रेशन इज ड्यू टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन क्या कहलाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन. सेकेंड पार्ट, नेम द फिनोमेनन व्हेन द पेपर राइडर फ्लाइड ऑफ. ओके, अब फ्लाई ऑफ करे तो फ्लाई ऑफ कब करेगी, जब रेजोनेंस अकर होगा. क्योंकि रेजोनेंस वाले केस में क्या होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है. ओके, जब एक वाइब्रेशन किसी चीज का एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो फ्लाई कर जाएगी. ओके, तो वाइब्रेशन फ्लाई ऑफ करने का मतलब है जब रेजोनेंस अकर होती है. ओके, द फिनोमेनन क्या कहलाएगा, रेजोनेंस. तो वह रेजोनेंस अकर इट इज ड्यू टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब होगी तो उस केस में पेपर राइडर क्या होगी, फ्लाई कर जाएगी. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाई ऑफ व्हेन द स्टीम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी टचेज टू ओके द बॉक्स. क्लियर है. नेम द व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाई ऑफ व्हेन द स्टीम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी टचेज. ओके, इसका रीजन क्या है, इसकी रीजन है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क B is same as frequency of vibration of sonometer wide. Frequency of vibration of sonometer wide. क्योंकि रेजोनेंस कब होती है, रेजोनेंस तब होती है जब फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम हो जाएगा. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फॉर्क इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर. ओके, तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी उस केस में मैक्सिमम रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगी तो उस केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है तो लाउडनेस भी मैक्सिमम होती है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, 3 resistors are connected to 6 volt battery shown in the figure. Calculate the equivalent resistance. तो कैसे निकालोगे आप देखो इस केस में 8 ओम और 12 ओम ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है. तो 8 और 12 क्या होगा, पैरेलल, और जो भी आएगी इसके साथ सीरीज में. ओके, तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालोगे, 8 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय लेट सपोज RP 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 12. कैसे लिखोगे, एलसीएम इज 24, 8 3 जा 12 2 जा 5 बाई 24. ओके, सो आर कितना आ जाएगा, आर पी इक्वल टू 24 बाई
5 ओके 5 4 जा 24 पॉइंट ओके 4.8 दिस वैल्यू इज 4.8 ओम हो गया। ये आया इसका इक्विवेलेंट। अब ये जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या होगा सीरीज में ओके। तो व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट, हमें आर इक्विवेलेंट निकालनी है। आर इक्विवेलेंट दिस एंड दिस बोथ आर इन सीरीज ओके। सो 7.2 प्लस 4.8 ओके कितना आएगा 8 to 10 1 5 7 5 12 ओके। नाउ सी द सेकंड पार्ट बी, टोटल करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में करंट क्या होगा, अब ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम, सप्लाई वोल्टेज है 6, तो करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ ओके। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो व्हाट इज द I, V बाई आर। V क्या गिवन है 6, R क्या गिवन है 12, 6 बाई 12 1 बाई 2, तो I इक्वल टू हाउ मच 0.5 एम्पियर। क्लियर है। नाउ सी द सी पार्ट, सॉरी दिस इज द सी पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 7.2 ओम। 7.2 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी ओके कैसे निकालोगे। देखो इस सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, कैसे रिड्रॉ करते हैं, इसका इक्विवेलेंट कितना निकला इस वाले पोर्शन का, ओनली फॉर दिस पोर्शन पैरेलल में जो है 4.8, तो मैं क्या किया इसको बदले 4.8 लगा दो ओके। 8 ओम को अभी हटा दो, इसको मैंने रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि 8 और 12 के बदले मैंने 4.8 निकाला उसका इक्विवेलेंट ओके। अब 7.2 और 4.8 दो सीरीज में आया, जिसकी इक्विवेलेंट मैंने ये लिखा। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है, वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। मीन्स इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा V1, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी V2 ओके। सो अगर हमें V1 निकालना है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 7.2 ओम के क्रॉस, तो करंट, ये जो करंट मैंने कैलकुलेट किया, ये करंट तो ऐसे ही जाएगी ना, ये करंट इसमें भी जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 7.2 दैट इज वोल्टेज V इक्वल टू आई आर। तो V कैसे निकालेंगे, इसमें करंट की वैल्यू और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम कैसे निकालोगे, सिंपल V इक्वल टू आई इंटू आर। तो 7.2 ओम में करंट कितनी है I है ना 0.5, क्योंकि ये तो सीरीज में है, और R की वैल्यू उसकी रेजिस्टेंस कितना 7.2 ओके। सो मल्टीप्लाई करो, 5 to 10 0 1 7 5 35 1 36 ओके 3.6 वोल्ट ओके। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम, 7.2 ओम। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में फाइंड करना होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम और 8 ओम ओके, सो वो भी निकाल देते हैं। अगर हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम और 8 ओम, दोनों सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट जो निकला उसके अक्रॉस निकाल लो, वही सेम आ जाएगा ओके। तो कैसे निकालोगे, लेट्स सपोज V1 करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है इसका I की वैल्यू 0.5, कोई यही करंट इसमें भी जाएगा, इसके इक्विवेलेंट में भी वही करंट जाएगी I ओके। और R कितना निकला 4.8, मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 0 4 5 4 24 24 डेसिमल 2 प्लस 2.4 वोल्ट ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.8 is this one, 12 ohm is also this one, 8 ohm is also this one ओके। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये सप्लाई वोल्टेज जो है V1 और V2 के सम के बराबर होनी चाहिए, है ना, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज इस दोनों वोल्टेज का सम होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, ये वोल्टेज ये दोनों के सम के बराबर। तो चेक कर दो, 2.4 वोल्ट और 3.6 वोल्ट दोनों को सम करो, 3 to 5 और 6, देखो 6 वोल्ट आ गया, है ना, इसका मतलब ये करेक्ट है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, ए कॉपर वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन 150 ग्राम ऑफ वाटर। सो एक वेसल कंसीडर करते हैं, कॉपर वेसल
इसका मास गिवन है 100 ग्राम, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 100 ग्राम, ओके। एंड वाटर इज 150 ग्राम, इसके अंदर वाटर है तो वाटर कंसिडर करो, ओके। वाटर कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम मैंने वाटर कंसिडर किया, ओके। हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सी। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी दे रखा है 50 डिग्री सी, तो इसमें कितना आइस तुम मिक्स करोगे, कितनी आइस इसमें डालोगे, सो डैट इसका जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री से घट के कितना होना चाहिए 5 डिग्री सी। समझ में आया? ये कंटेनर है जिसमें कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, वाटर का अभी इस सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री सी, तो कंटेनर का भी टेम्परेचर होगा 50 और वाटर का भी टेम्परेचर होगा 50। किसी कंटेनर में वाटर लेके अगर रखोगे तो वाटर की टेम्परेचर अगर 50 बोल रहे हैं, इसका मतलब कंटेनर का भी टेम्परेचर क्या होगा 50 होगा। अब उसमें कितना आइस तुम मिक्स करोगे, पुट करोगे, सो डैट उसकी टेम्परेचर 50 से घट के 5 होनी चाहिए, ओके। सो मास ऑफ आइस इज नीडेड, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ आइस, ओके। गिवन दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, स्पेसिफिक लेटर हीटर दे रखा है, तो सिंपल सा देखो इसमें होता क्या है, जब आइस तुम पुट करोगे, ओके, तो टेम्परेचर इसकी घटेगी, तो हीट कौन लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हीट लॉस कौन करेगा, वाटर प्लस वेसल सिस्टम, ये हीट लॉस करेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा वो हीट गेन कौन करेगा, वो हीट गेन करेगा आइस, ओके। और आइस जो हीट गेन करेगा उससे क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी और वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ओके। तो लेट सपोज कंसिडर लेट m ग्राम ऑफ आइस नीडेड, इस प्रोसेस के लिए मैंने कंसिडर कर दिया कि 50 डिग्री से 5 डिग्री से टेम्परेचर होने के लिए m ग्राम आइस की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इसका प्रिंसिपल क्या होती है, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट, ये प्रोसेस होती है, ओके। सो लॉस ऑफ हीट लॉस कौन करेगा, वाटर प्लस वेसल सिस्टम, कॉपर वेसल सिस्टम, ओके। तो पहले इसका 1 बाय 1 देखते हैं। पहले वाटर का देखो, वाटर कितना हीट लॉस करेगा, या लिख सकते हैं लॉस ऑफ हीट बाय वाटर, ओके। ms डेल्टा थीटा, फॉर्मूला क्या होती है ms डेल्टा थीटा। तो पहले हम लोग लिखते हैं वाटर के लिए, वाटर का मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा थीटा, है ना। वाटर का टेम्परेचर 50 से घट के जाएगा 5 पे, तो कैसे लिखेंगे 50 माइनस 5, ये लिखा मैंने वाटर के लिए। वाटर का टेम्परेचर कम होगा तो जो वेसल रखा हुआ है वेसल का भी टेम्परेचर कम होगा, ऐसा नहीं कि वाटर का अलग होगा वेसल का अलग होगा, ठीक है। वाटर वेसल का भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, तो वेसल के लिए कैसे लिखेंगे मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, डेल्टा थीटा कॉपर के लिए, कॉपर का भी 50 से जाएगा 5 पे, 50 माइनस 5, ये हो गया लॉस ऑफ हीट वाटर प्लस वेसल का। जितना भी अमाउंट ऑफ लॉस होगा ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, आइस। अब जब आइस एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी, आइस के लिए प्रोसेस क्या होगा, आइस करने का मतलब है यहाँ पे 0 डिग्री सी, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, ओके। आइस नीडेड, आइस का टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सी, अगर नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, ओके। तो आइस क्या करेगी, आइस उस एनर्जी लेके आइस पहले मेल्ट करेगी, मेल्ट करके वो 0 डिग्री सी वाटर में बनेगा, ओके। और फिर वो 0 डिग्री से अपनी टेम्परेचर बढ़ाएगी 0 से 5, है ना। पूरे सिस्टम का लिखा हुआ है, ओके। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले वो मेल्ट कर गया, ओके। इसके बाद क्या होगी, उसकी टेम्परेचर बढ़ाएगा, किसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर। जो आइस 0 डिग्री सी पे कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस में क्या होगा, 0 डिग्री सी आइस कन्वर्ट करेगी 0 डिग्री सी वाटर में, वाटर अभी 0 डिग्री सी पे है, अब वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ के जाएगा 5 पे, ओके। सो कैसे लिखेंगे फिर, मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके। आइस वाली वाटर,
अब उसकी टेम्परेचर 0 से बढ़ के जाएगी 5 पे, तो डेल्टा टी कैसे लिखेंगे? 5 - 0। आया समझ में क्वेश्चन? अब सबकी वैल्यू पुट करो। वाटर का मास गिवन है हाउ मच? 150। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, ओके, वाटर 4.2, 50 - 5, 50 - 5 45, प्लस मास ऑफ कॉपर 100, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ओके, क्या गिवन है? 0.4, 50 - 5 45 इक्वल टू मास। अब देखो दोनों में तो मास है ना, मास कॉमन ले लो, ओके, मास कॉमन ले लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 to 5, बस हो गया। इसे सॉल्व कर दो, एम की वैल्यू निकल जाएगा, ओके। यहाँ पे डेसिमल से ये कैंसिल कर सकते हैं 50, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब कैलकुलेशन है ये, ओके। डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 4 जा 40, 40 इंटू 45, ओके, 40 इंटू 45, और यहाँ देख लो 4.2 इंटू 5, 5 2 10 0 1, और 20 और 1 21 और 336 7 5 357, ओके। तो दिस इज 357, क्लियर है? अब इसे सॉल्व करो, ये कितना आएगा इस वाले पार्ट? 15 42 45, इसको सॉल्व करो, इज 3150 एंड दिस वन इक्वल टू 357 m, 357 m, ओके। सो मास ऑफ आइस इज हाउ मच? 30150 by 357, okay, this one equal to 84.45, क्लियर है? ये इक्वेशन मेन है, इस इक्वेशन अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर? प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है? लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, सिंपल, ओके। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ हीट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय कोल्डर बॉडी, सिंपल। लॉस ऑफ हीट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय कोल्डर बॉडी, बस यही है प्रिंसिपल। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिवन टू इट? इसका अदर नेम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ओके। अदर नेम क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। सी पार्ट, नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज बेस्ड, ओके। किस लॉ पे बेस्ड है? इसमें देखो एनर्जी कंजर्वेशन होता है। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में? देखो जितना एनर्जी, मैंने क्या बताया क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या था? जितना एनर्जी ये लॉस करेगा उतना एनर्जी गेन करेगा। हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? तो लॉस ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट, तो एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टेट द टू वे बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, ओके। तो सिंपल से याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, ओके। सो करंट की वैल्यू बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो पहला क्या ले सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग करंट, okay, amount of current, okay, we can write amount of current, amount of current बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि B जो होती है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ओके। सेकेंड पार्ट क्या ले सकते हैं? अच्छा, टू वे। सेकेंड वे क्या बोलेंगे?
बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर बढ़ाओगे तो उसके से भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। नाउ द ये ए पार्ट ही है बेसिकली, ए का सेकेंड कॉज है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग द आर्मेचर ऑफ ए इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में आर्मेचर किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में आर्मेचर बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, ओके, वी यूज सॉफ्ट आयरन, ओके। गिव द रीजन फॉर यूजिंग दिस मटेरियल। सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या होती है, सॉफ्ट आयरन, ओके, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे हम लोग बेल में जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करने से वो जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, तो मैग्नेटाइज होने से वो अट्रैक्ट करती है, फिर वहाँ पे बेल बजता है, बेल का जो हैमर होती है उसे वो अट्रैक्ट करती है, फिर बेल वहाँ पे हैमर प्रेस करती है तो वो बेल रिंग करता है, ओके। सो इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे, रीजन इज व्हेन करंट passes, okay, the magnet is easily magnetized, soft iron is easily magnetized, okay, and when switch off, the current is okay, so we can say the switch off, the soft iron is easily demagnetized, okay, soft iron is easily demagnetized, okay। तो सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इसीलिए हम लोग बेल में क्या करते हैं, आर्मेचर के लिए हम लोग आयरन को यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं, ओके। तो ये आपका सैंपल पेपर 2 है, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट हो गया है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।